Now we will do mathematical modeling of gear train. सो गियर ट्रेन में हम बेसिकली एक सेट ऑफ गियर्स के साथ चलते हैं. सो फर्स्ट हम इनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेंगे. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट गियर जो है, सो फर्स्ट गियर इज हैविंग नंबर ऑफ टीथ n1. सो n1 आर द नंबर ऑफ टीथ फॉर द फर्स्ट गियर. अब ये जो फर्स्ट गियर है ये बेसिकली एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहा होगा, सो विच इज थीटा वन. सो थीटा वन इज द फर्स्ट गियर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंड इसी गियर के ऊपर जो टॉर्क आ रहा होगा, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज बेसिकली टाउ वन. ओके, सो जिस डायरेक्शन में ये गियर रोटेट करेगा तो उसी डायरेक्शन में ये टॉर्क भी अप्लाई कर रहा होगा. ओके, और इसी तरह से सेकंड गियर जो कि इस फर्स्ट गियर के साथ मैश है, सो दैट हैज नंबर ऑफ टीज एंड टू. और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा ऑपोजिट टू थीटा वन फर्स्ट गियर की डायरेक्शन होगी. सो हियर इट इज मेंशन्ड थीटा टू विच इज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा वन. और इसी तरह से सेकंड गियर पे आने वाला जो टॉर्क है दैट इज टॉर्क टू, जो कि थीटा टू की ही डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई कर रहा होगा. सो गियर ट्रेन के अंदर जो है ये चीज़, ये कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं कि थीटा टू और थीटा वन हमेशा इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर होंगे, और इनके जो टॉर्क्स आ रहे हैं टॉ वन टॉ टू वो भी हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे. बट टॉ टू और थीटा टू की डायरेक्शन हमेशा जो सा वो इक्वल होगी, और इसी तरह से टॉ वन और थीटा वन की डायरेक्शन भी हमेशा इक्वल होगी. ओके, सो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हम गियर ट्रेन्स के बारे में देखेंगे. तो जब भी आप दो गियर्स की मैशिंग देख रहे होंगे, सो ये उनके दरमियान रिलेशनशिप होगा टॉर्क्स का और एंगल्स का. ओके, सो बोथ हैव ऑपोजिट एंगल्स and opposite torques, but for a certain gear the direction of the applied torque and the direction of its motion is same. Okay, so theta 1 tau 1 की भी एक ही डायरेक्शन होगी हमेशा, और थीटा 2 और थीटा tau 2 की भी डायरेक्शन सेम होगी, बट दिस विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर. ओके, सो tau थीटा 2 और थीटा 1 हमेशा एक दूसरे के साथ ऑपोजिट होंगे. सो नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो गियर ट्रेन्स के अंदर अब हमें बेसिक इक्वेशंस ऑफ गियर्स को देखना है कि अब ये टॉ वन टॉ टू में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा. सो मीन्स के जब ये टॉर्क जो सा वो टॉ वन से स्टार्ट हुआ, सो हाउ इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टॉ टू. सो इस कंप्लीट टॉर्क को यहाँ से बेसिकली आना है और इस गियर के थ्रू शिफ्ट होना है सेकंड के ऊपर और फिर आगे ट्रांसमिट होना है. सो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क है या एंगुलर पोजीशन है, यहाँ पे इसका रिलेशनशिप क्या है. सो ये रिलेशनशिप हमें बेसिक गियर ट्रेन की इक्वेशन से मिलेगा, गियर की मैशिंग की इक्वेशन से मिलेगा. सो दिस रिलेशनशिप इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ गियर टीज. सो एन वन फर्स्ट गियर के नंबर ऑफ टीज हैं और एन टू सेकेंड गियर के नंबर ऑफ टीज हैं. सो अगर हम इस गियर रेशो को लिखें नंबर ऑफ टीज को, सो फॉर एग्जांपल एन वन और ओवर एन टू हम गियर रेशो लेते हैं. सो एन वन और एन टू जो गियर रेशो है, इनका जो इस रेशो का रिलेशनशिप है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ देयर बेसिकली एंगुलर पोजीशंस. सो सिंपल सी बात है कि अगर एन वन नंबर ऑफ टीज ऑन गियर वन ज़्यादा होंगे, सो जब भी इस पे ज़्यादा नंबर ऑफ टीज होंगे तो इसका थीटा जो सा होगा थीटा वन वो कम मैग्नीट्यूड में होगा. और इसी तरह से एन टू जिसके ऊपर नंबर ऑफ टीज थोड़े हैं, सो फॉर अ सर्टेन रोटेशन थीटा टू की अमाउंट ज़्यादा होगी. ओके, so theta 2 will be greater and theta 1 will be less. so अगर n1 over n2 है, तो इस हिसाब से जो एंगुलर पोजीशंस की रेशो बनेगी, सो दैट विल बी थीटा 2 over थीटा 1. ओके, सो इस तरह से ये गियर रेशो जो सा वो बेसिकली इक्वेट होगी विद द रेशो ऑफ एंगुलर पोजीशंस. ओके, सो दैट मींस के हायर नंबर ऑफ टीज will represent basically lower amount of angular position. Okay, and lower number of t's will represent higher amount of angular position. Okay, so उसके rpm ज़्यादा होंगे, उसकी रोटेशन ज़्यादा होगी. सो ये गियर रेशो जो सा वो का ये रिलेशनशिप है. और इसी तरह से हम टॉर्क्स की बात करें तो यही गियर रेशो अब टॉर्क्स के हवाले से
ऑपोजिट टू आरपीएम या एंगुलर पोजीशन हो जाएगी. सो दिस विल बी टॉ वन ओवर टॉ टू. ओके, सो टॉर्क्स इस तरह से एसोसिएटेड है. सो दैट मीन्स के गियर रेशो का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद रेशो ऑफ टॉर्क्स. ओके, सो जिसमें नंबर ऑफ टी ज्यादा है सो उसका टॉर्क भी ज्यादा होगा, और जिसके नंबर ऑफ टीज कम है उसका टॉर्क भी कम होगा. बट टॉर्क और एंगुलर पोजीशन का हमें पता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है. सो टॉर्क is inversely proportional to angular position theta. So जिसका टॉर्क ज्यादा है उसकी डिस्प्लेसमेंट एंगुलर पोजीशन जो सी है वो कम होगी, नंबर ऑफ आरपीएम्स कम होंगे. सो जिसके आरपीएम ज्यादा हैं उसका टॉर्क कम होगा. सो ये बेसिकली जो सा वो हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू गियर रेशो, और इन्हीं रिलेशनशिप्स की बेस पे ये हम गियर ट्रेन की बेसिक इक्वेशंस डेवलप कर लेते हैं. ओके, so n2 over n1 is basically is equal to tau 2 over tau 1, and n1 over n2 gear ratio is basically is equal to theta 2 over theta 1 gear ratio. Okay, so ये जो चीज़ हमने यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश की है. सो इन इक्वेशंस को आप जो सा वो हमेशा जेन में रखें. सो गियर ट्रेन के अंदर ये इक्वेशंस जो हैं वो फर्दर हम आगे यूज करेंगे जब हम पूरी गियर ट्रेन की मॉडलिंग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. अब इस एग्जांपल में हम देखें तो ये एक कंप्लीट रोटेशनल मैकेनिकल नेटवर्क है जो कि बेसिकली दो रोटेशनल मैसेज हैं. जो कि दो डिफरेंट शाफ्ट्स पे एसोसिएटेड हैं, बट आपस में ये इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू गियर ट्रेन. ओके, सो N1 और N2, N1 नंबर ऑफ टीज फर्स्ट गियर के हैं, N2 इज द नंबर ऑफ टीज फॉर द सेकंड गियर. सो इन गियर्स के साथ बेसिकली ये दोनों शाफ्ट एसोसिएटेड हैं. अब बेसिकली हमें देखना है कि मॉडल करते हुए कि इंडिविजुअली इन थीटास को हम कैसे मॉडल करेंगे, इन मैसेज को कैसे मॉडल करेंगे, और आपस में फिर ये दोनों मैसेज जो हैं रोटेशन मैसेज ये इस गियर ट्रेन के थ्रू कैसे कनेक्टेड होंगे. एंड द रूल्स जो कि हमने गियर ट्रेन के बारे में देखे थे, सो यू कैन सी दैट हेयर कि N1 जो फर्स्ट गियर है इसका टॉर्क टाउ 1 है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा 1 है, उसकी डायरेक्शन में है. और सेकंड गियर जिसके नंबर ऑफ टीज N2 हैं, so its torque is tau 2 which is in the direction of theta 2, एंड थीटा 1 और थीटा 2 की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट हैं. ओके, सो ये सेम नहीं है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है. इसी तरह से टॉ 1 और टॉ 2 जो सा ये भी आपस में एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शंस में होंगे, बट टॉ 1 और थीटा 1 की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी. इसी तरह से थीटा 2 और टॉ 2 की जो डायरेक्शंस होंगी वो आपस में हमेशा सेम होगी. बेसिकली अब जब हम गेयर ट्रेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम अब बेसिकली टॉर्क्स की कंजर्वेशन की बात करेंगे. टॉर्क जो इस पूरे नेटवर्क के अंदर एंटर हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज अप्लाइड टॉर्क है विच इज अप्लाइड ऑन फर्स्ट मैस. ये J1 मैस के ऊपर जो है वो बेसिकली ये टॉर्क अप्लाई हो रहा है, और इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास J2 मैस है. अब इस टॉर्क ने एक्चुअली जो सा वो ट्रांसमिट होना है आगे. इस टोटल टॉर्क में से कुछ अमाउंट ऑफ टॉर्क जो सा वो इस इनर्शिया को ओवरकम करने में कंज्यूम होगा, फिर बाकी जो रिमेनिंग बचेगा उसमें से कुछ टॉर्क जो सा वो इस B1 डैम्पर के टॉर्क को ओवरकम करने में कंज्यूम होगा, और जो रिमेनिंग टॉर्क बचेगा वो टॉ 1 होगा जो कि फर्स्ट गियर N1 गियर के ऊपर पहुंचेगा. इस तरह से अब हम जो सा वो बेसिकली इक्वेशन लिखेंगे. सबसे पहले हम जो सा रोटेशनल मैस J1 के ऊपर टॉर्क्स की बात करते हैं. इसी तरह से जैसा हमने बात की है, बेसिकली अब जो टॉर्क अप्लाइड टॉर्क है वो बेसिकली J1 मैस के ऊपर अप्लाई होगा. यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ टोटल टॉर्क की बात करेंगे. टोटल टॉर्क इज बेसिकली टॉ, एंड दिस टॉ में से कुछ टॉर्क जो सा वो इस इनर्शिया को ओवरकम करने में कंज्यूम हुआ. हम मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात कर रहे हैं. वी विल माइनस दिस इनर्शियल टॉर्क जो कि बेसिकली अपोज कर रहा होगा थीटा 1 के मोशन को, और ये हमेशा इन द नेगेटिव डायरेक्शन. ये बात हमने पहले भी की है कि इनर्शिया, डैम्पर और स्प्रिंग जो हैं ये पैसिव एलिमेंट्स हैं, और इनके टॉर्क्स जो सा वो बेसिकली अपोजिंग टॉर्क्स हैं. ये मोशन को बेसिकली अपोज कर रहे होते हैं, इसलिए इसको हम हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा 1 मेंशन करते हैं. यहाँ पे आप देखें इस इनर्शियल टॉर्क की डायरेक्शन भी हमने ऑपोजिट टू थीटा 1 रखी है, और इसी तरह से ये डैम्पर टॉर्क जो है इसकी भी डायरेक्शन हमने ऑपोजिट टू थीटा 1 रखी है बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग. ये इनके जो टॉर्क्स हैं ये बेसिकली ओवरऑल टोटल टॉर्क में से माइनस होंगे.
सो जब मैं टॉप वन के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ कि टॉप वन मैग्नीट्यूड क्या होगा, मींस के अमाउंट ऑफ टॉर्क क्या होगी जो कि एन वन गियर के ऊपर पहुंचनी है। उसके लिए बेसिकली मुझे क्या करना है कि शुरू से लेकर चलना है। टोटल टॉर्क मेरे पास टॉ था, और इसमें से जो सा वो ये इनर्शियल टॉर्क कुछ इसमें कंज्यूम हो गया। जे वन थीटा वन डबल डॉट इसमें निकल गया, एंड फिर कुछ इस टॉर्क में से जो सा वो इस डैम्पर के टॉर्क में कंज्यूम हो गया। बी वन थीटा वन डॉट। जो रिमेनिंग अब मेरे पास बचेगा इन दोनों को माइनस करके टॉर्क का, दैट विल बी द टॉर्क विच विल बी अवेलेबल एट फर्स्ट गियर थीटा वन टॉ वन एन वन नंबर ऑफ टीज के गियर के ऊपर ये टॉर्क पहुंचेगा। दैट्स हाउ आई विल राइट द इक्वेशन फॉर फर्स्ट रोटेशन एज जे वन हेयर इन द फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क। टोटल टॉर्क को हम कंजर्व करते हुए ये इक्वेशंस लिखेंगे। So that's how we have written the total torque equation for conservation of torque for the first leg. Okay, first leg के लिए हमने इस तरह से equation को लिखा है by conserving the amount of total torque. So total torque में से हमने जो सा वो consumed torques को minus किया है, तो remaining जो torque का amount है वो basically वो है जो कि gear के ऊपर पहुंच रहा है। और इसी इक्वेशन को हम अगर मैनिपुलेट करें तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को राइट कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है बेसिकली, अब जो टॉप वन है वो बेसिकली इस गियर फर्स्ट गियर पे टॉर्क पहुंचा है। अब इस टॉर्क ने ट्रांसमिट होना है अप टू सेकंड गियर और टॉर टू बनना है। ओके, ये जो ट्रांसमिशन ऑफ टॉर्क हो रही है, दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन एन वन एंड एन टू गियर रेशो। ओके, एन वन ओवर एन टू गियर ट्रेन की जो टॉर्क की इक्वेशंस है बेसिकली अब उसके थ्रू ये चलेगा। दिस वाज एन वन ओवर एन टू इज इक्वल टू टॉ वन ओवर टॉ टू। this was the gear ratio, gear train की equation है। That's how this tau 1 will be converted into tau 2। ये tau 1 से tau 2 इस तरह से gear ratio के थ्रू आ जाएगा। नाउ फॉर सेकंड लेग, अब इस सेकंड लेग के लिए जो सा वो टॉर टू अब एज ए अप्लाइड टॉर्क काम कर रहा होगा, एंड दिस टॉर टू विल बी नाउ ट्रांसमिटेड टू दिस एंड। ओके, ये टॉर टू जो कि अब सेकंड लेग के लिए अप्लाइड टॉर्क है। Again this torque 2 is basically sum of this torque's amount is required to overcome this J2 inertia। J2 inertia के कुछ टॉर्क इसको ओवरकम करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ टॉर्क यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगी, और फिर रिमेनिंग इसमें से जो बचेगा वो फिर इस B2 डैम्पर के टॉर्क को ओवरकम करने में लगेगा। एंड एट द एंड बेसिकली इस पूरी शाफ्ट के बाद जो सा नेट जो टॉर्क होगा दैट विल बी इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये बेसिकली टोटल कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क की हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट लेग से जो अप्लाइड टॉर्क था उसमें से कुछ अमाउंट जो सा वो फर्स्ट इनर्शिया को इनर्शियल टॉर्क को ओवरकम करेगी, फिर उसमें से कुछ अमाउंट जो सा वो फर्स्ट डैम्पर के टॉर्क को निकालने में कंज्यूम कर देगा, और उसके बाद बाकी जो गियर ट्रेन के थ्रू जो सा वो इस रिलेशनशिप से सेकंड गियर पे पहुंचेगा। इसमें से अब कुछ अमाउंट जो सा वो इस सेकंड इनर्शिया J2 के इनर्शिया के को ओवरकम करने में लगेगा, और बाकी जो बच गया कुछ, तो दैट विल बी बेसिकली कंज्यूम्ड इन overcoming this overcoming this torque due to damper B2, and at the end the net torque will be is equal to zero। ये पूरी टॉर्क की डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू दिस कंप्लीट गियर ट्रेन। सिमिलरली हम अगर रोटेशन मैथ J2 के लिए इक्वेशन लिखना शुरू करें, इक्वेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क, देन वी कैन राइट इट एज कि जो टॉर्क 2 है वो बेसिकली नाउ दिस टॉर्क 2 some of this torque is consumed to overcome this J2 inertial torque। J2 theta 2 double dot में consume होगा, and some of this torque will be consumed in overcoming this torque due to damper। ओके, यहाँ से कुछ P2 थीटा 2 डॉट में निकल जाएगा, एंड इसके बाद जो रिमेनिंग बच गया, एट द एंड there will be no torque will be left, और ये जीरो हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम कंजर्वेशन ऑफ टॉर्क की बात कर रहे हैं इस सेकंड लेग के अंदर। ओके, जो इस गियर तक पहुंचा, इस शाफ्ट तक पहुंचेगा थ्रू N2 गियर, दैट वाज टॉर्क 2।
and this torque will be consumed in overcoming this inertial torque and this damper torque, and net will be the zero. So इस तरह से ये टॉर्क फॉर सेकेंड रोटेशनल मास हमारे पास आ जाएगा. So further I can rewrite this equation as this way. Okay. So ये दो इक्वेशंस हैं जो कि हमने फर्स्ट मैथ्स की और सेकंड मैथ्स की जहाँ पे डेवलप की हैं. सो इनकी ये जो लास्ट इक्वेशंस हैं, अब इन इक्वेशंस को हम लेके चलेंगे फॉर नेक्स्ट स्टेप. ओके. सो ये टॉ टू की इक्वेशन है और इसी तरह से ये टॉ वन की इक्वेशन है. ओके. सो अब यहाँ पे हम जो सा वो आउटपुट वेरिएबल किसी को भी रख सकते हैं. एनी थीटा कुड बी वेरिएबल. थीटा वन को भी हम फाइनल वेरिएबल ले सकते हैं, थीटा टू को भी फाइनल वेरिएबल ले सकते हैं. सो जिस भी थीटा को हम फाइनल वेरिएबल लें, उसको बेसिकली दूसरे थीटा में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास गियर रेशो का रिलेशनशिप है. सो एन वन ओवर एन टू इज इक्वल टू थीटा टू ओवर थीटा वन. सो ये गियर ट्रेन की इक्वेशन हमारे पास बेसिकली फॉर कन्वर्जन ऑफ थीटाज है. और इसी तरह से इंटरमीडिएट जो टॉर्क्स हैं टॉ वन और टॉ टू, उनकी भी कन्वर्जन की जो गियर रेशो है वो हमारे पास ये रिलेशनशिप है. ओके. सो इन दो रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए हम थीटा टू को भी थीटा वन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, थीटा वन को थीटा टू की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. इसी तरह से टॉ वन को भी टॉ टू में कन्वर्ट किया जा सकता है और टॉ टू को टॉ वन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग दीज गियर इक्वेशंस. सो नेक्स्ट स्टेप पे वी आर लेफ्ट विद दीज इक्वेशंस. सो यहाँ पे दो इक्वेशंस हमने रोटेशनल मैसेज को, फर्स्ट टू इक्वेशंस रोटेशनल मैसेज को मॉडल करके निकाली हैं, एंड लास्ट जो सेट है हमारे पास दैट इज कमिंग फॉर गियर ट्रेन्स इक्वेशन. इन नेक्स्ट स्टेप अब हम जिस तरह से हमने बात की है कि थीटा वन को भी थीटा टू में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और थीटा टू को भी थीटा वन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम में मैं कहता हूं कि थीटा वन विल बी द फाइनल थीटा. सो हमें कंप्लीट गियर ट्रेन की इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ थीटा वन लेट से चाहिए. सो उसके लिए बेसिकली मुझे इस थीटा टू की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है इन द फॉर्म ऑफ theta 1 and tau 1. Okay. So for this step we will basically substitute these gear equations into basically equation of this rotational mass J2. So ये J2 की इक्वेशन है. तो इस J2 की इक्वेशन के अंदर बेसिकली हम ये gear train equations को बेसिकली सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो बेसिकली अगर हम इस फर्स्ट स्टेप की बात करें, सो J2 इज द कांस्टेंट और थीटा टू का डबल डेरिवेटिव है. ओके. सो थीटा टू का डबल डेरिवेटिव है. सो सेकंड डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा टू. सो थीटा टू की जगह पे अब मैं यहाँ से थीटा वन बेसिकली की इक्वेशन बनाऊंगा. सो थीटा वन विल बी है थीटा टू इज इक्वल टू थीटा वन की फॉर्म में जब बनाएंगे, सो दिस विल बी एन वन ओवर एन टू इंटू थीटा वन. ओके. इसी तरह से सेकंड हम बात कर रहे हैं, सो बी टू. सो बी टू इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव अब है बेसिकली थीटा टू का. सो अगेन थीटा टू की जगह मैंने थीटा वन विद गियर रेशो पुट कर दिया. सो एन वन ओवर एन टू इंटू थीटा वन माइनस अब टॉ टू जो है, टॉ टू की जगह पे टॉ वन बेसिकली हमने लेके आना. सो इस पूरी इक्वेशन को हम पुट कर देंगे. सो टॉ टू विल बी एन टू ओवर एन वन इंटू टॉ वन. सो ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी इज इक्वल टू जीरो. सो इस तरह से मैंने गियर ट्रेन की जो इक्वेशंस हैं बेसिकली उन रिलेशनशिप्स को सेकंड मैथ्स के रिलेशनशिप के अंदर, इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम थीटा टू एंड टॉ टू टू थीटा वन एंड टॉ वन. सो फर्दर अब यहाँ पे अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, सो यू सी कि एन वन ओवर एन टू दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. सो ये कांस्टेंट गियर रेशो है. n1 is number of teeth and 2 is also number of teeth. So ये कांस्टेंट नंबर है. So this can be taken out from this derivative. Okay. So ये इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा. इन दोनों केसेस के अंदर ये इस डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी गियर रेशो. ओके. बिकॉज दिस इज कांस्टेंट. So further I can rewrite it as J2 into n1 over n2 into second derivative of theta 1. Similarly, plus b2 into n1 over n2. So first derivative of theta 1
माइनस यहाँ पे भी हमने देखा कि n2 ओवर n1 इंटू टाउ 1 है इज इक्वल टू 0। सो फर्दर अब इस इक्वेशन में से मुझे टाउ 1 की फॉर्म में इस इक्वेशन को लेके आना है, ताकि टाउ 1 की इक्वेशन बना के मैं इस इक्वेशन को बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन में टाउ 1 की जगह यहाँ पे फर्स्ट मैथ्स की इक्वेशन के अंदर पुट कर सकूं अगेंस्ट टाउ 1। ओके, सो फर्दर अब इसको मैनिपुलेट करेंगे इस इक्वेशन को। सो देन बाय मैनिपुलेटिंग वी कैन मेक दिस इक्वेशन फॉर टाउ 1। सो ये सारा फैक्टर अगर दूसरी तरफ चला जाता है, सो दिस विल बिकम n2 over n1 into tau 1 is equal to, सो यहाँ पे n1 over n2 जो गेयर रेशो है ये दोनों में कॉमन ली जा सकती है। सो दिस विल बिकम n1 over n2 into j2 theta 1 डबल डॉट प्लस b2 theta 1 डॉट। सो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। और यहीं पे अब मैं नेक्स्ट अगर ये n1 और n2 ओवर n1 को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, सो दिस विल बिकम बेसिकली tau 1 is equal to n1 over n2 square into j2 theta 1 double dot plus b2 theta 1 dot. So this will be the final equation in the form of tau 1 जो कि मैंने इस सेकंड मैथ्स की इक्वेशन से निकाली है by putting these gear relationships in it. Okay, so ये मेरे पास tau 1 की इक्वेशन बन जाएगी। So now this tau 1 equation can be put into this point in the equation of first rotational mass J1. Okay, so this was the equation of tau 1 from this point, और अब इसको हम पुट कर रहे हैं substituting this above equation in rotational mass J1 at this point. So इस इक्वेशन को अब हम इस पॉइंट के ऊपर J1 की इक्वेशन के अंदर यहाँ पे input कर देंगे। Okay, so then when we will put this equation of tau 1 into this point, so then we will get this final equation जो कि ये फर्स्ट मैथ्स की इक्वेशन है, ये हमें अब इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगी। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। सो J1 थीटा 1 डबल डॉट उसी तरह से आ जाएगा। ओके, प्लस B1 थीटा 1 डॉट, सो ये भी उसी तरह से आ गया, एंड टाउ 1 की जगह ये सारा रिलेशनशिप हमने पुट कर दिया है इस पॉइंट के ऊपर। ओके, सो ये सारा वो रिलेशनशिप है जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, एंड इट इज इक्वल टू टॉ। सो इस तरह से हमने जो सा वो फाइनली ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट की है। ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। नाउ दिस फाइनल इक्वेशन इज बेसिकली ओनली इन द फॉर्म ऑफ थीटा 1 एंड टॉ। सो टॉ 1 और टॉ 2 जो से थे वो बेसिकली इंटरमीडिएट वेरिएबल्स थे। ओके, सो दीज टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2 आर द इंटरमीडिएट वेरिएबल्स, ये बेसिकली खत्म हो गए हैं, और फाइनल इक्वेशन हमारे पास जस्ट जो सा वो जो भी हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल है विच इज थीटा 1 हेयर, एंड द इनपुट ऑफ कंप्लीट सिस्टम दैट वाज द अप्लाइड टॉर्क। सो अब ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो सा वो इस इनपुट और एक आउटपुट थीटा 1 की फॉर्म के अंदर आ गई है। सो इसमें से इंटरमीडिएट वेरिएबल्स टॉ 1 और टॉ 2 निकल चुके हुए हैं, जिनकी जगह पे हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि गेयर रेशियोज के स्केयर्स जो सा वो बीच में आ चुके हुए हैं। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। और अब इस फाइनल इक्वेशन के साथ बेसिकली अब हम फर्दर देखेंगे कि इस इक्वेशन से हम क्या इंफॉर्मेशन रिड्यूस कर सकते हैं। सो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो J1 और B1 के जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज हैं, जिस तरह के हमने एक्चुअल मैकेनिकल नेटवर्क पे देखे थे कि जो कि J1 थीटा 1 डिपेंडेंट है और B1 भी थीटा 1 डिपेंडेंट है। सो इनकी इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं आया ड्यू टू गेयर ट्रेन। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसी तरह से J1 थीटा 1 डबल डॉट है और B1 थीटा 1 डॉट है। सो इस पॉइंट के ऊपर ये जितना नेटवर्क है, सो यहाँ पे बेसिकली गेयर ट्रेन का कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि अब टॉर्क की ट्रांसमिशन इस डायरेक्शन में होनी है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट हुई इस पॉइंट पे, यहाँ से फिर नीचे और फिर आगे। सो गेयर ट्रेन का जो इफेक्ट है वो गेयर ट्रेन के बाद जितना सिस्टम लगा हुआ है उसके ऊपर गेयर ट्रेन का इफेक्ट आएगा एट दिस पार्ट। सो गेयर ट्रेन से पहले जितना सिस्टम है ये पार्ट जो है यहाँ पे गेयर ट्रेन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो ये सेम उसी तरह से आएगी, और यही हमने अब इस फाइनल इक्वेशन के अंदर भी देख लिया है कि J1 और B1 के फैक्टर्स
बिल्कुल उसी तरह से आ रहे हैं जिस तरह से ये हैं। सो मींस कि दिस गियर रेशो इज नॉट अफेक्टिंग दिस प्रीवियस पार्ट। तो गियर ट्रेन के बाद वाला जो पोर्शन है ये, इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट आ रहा है गियर ट्रेन का। सो हेयर यू कैन सी कि ये J1 और B1 के फैक्टर्स उसी तरह से आ रहे हैं। ओके, अब J2 और B2 जो फैक्टर्स हैं, इनको जब हमने थीटा 1 की फॉर्म में लिखा है, सो वी सी है कि इसके अंदर जो सा वो गियर रेशो का स्केयर जो सा इन्वॉल्व है। सो बेसिकली अब B2 और J2 जो है वो गियर ट्रेन के बाद लगे हुए हैं। सो फॉर दैट वी विल सी द इफेक्ट ऑफ गियर ट्रेन। सो हेयर यू कैन सी के यहाँ पे ये गियर ट्रेन है, एंड दिस गियर ट्रेन के बाद जो बेसिकली टॉर्क्स आने हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। सो J2 inertial torque or B2 damper torque. So these two torques basically are uh, affected by this gear train, और इसके अंदर गियर रेशो इन्वॉल्व हो रही है। सो जब J2 इनिशियल टॉर्क और B2 डैम्पर टॉर्क को हम इन द फॉर्म ऑफ थीटा 1 लिखेंगे, सो देन हमें बीच में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है गियर ट्रेन की, इसका इफेक्ट डालना जरूरी है। सो दिस गियर ट्रेन इफेक्ट इज कमिंग एज ए स्केयर ऑफ गियर रेशो इन दिस फाइनल इक्वेशन। सो ये आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हैं कि J2 जो सा वो इस तरह से गेयर ट्रेन से इफेक्ट हुआ है, और B2 भी गेयर ट्रेन की रेशो से इफेक्ट हुआ है। सो इस तरह से ये कंप्लीट हमने देखा कि दिस इज द फाइनल इक्वेशन जिसमें आ रहे हैं। सो अब इस फाइनल इक्वेशन को हम फर्दर अगर इसको रिवर्स लेके जाएं इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल नेटवर्क, सो इस इक्वेशन को देखते हुए हम जो सा वो इसी गियर ट्रेन का इक्विवेलेंट मैकेनिकल नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं, विच वुड बी लाइक दिस वे। ओके, सो अगर हम एक ही फैक्टर ले रहे हैं, सो थीटा 1, सो ये फॉर्म आप देखें, सो दिस फॉर्म इज द सेम वन एज हमने जिस तरह पीछे देखी है, और इसके बाद का जो फैक्टर है वो गियर ट्रेन से अफेक्टेड है। ओके, सो ये सेकंड जो इनर्शिया और डैम्पर का पार्ट है, सो इसको हमने देखा है कि ये गियर ट्रेन से इफेक्ट हो रहा है, इसके अंदर गियर रेशो इन्वॉल्व हो रही है। ओके, सो अब इसी इक्वेशन से हमने ये मैकेनिकल नेटवर्क बनाया है। सो J1 मैस और B1 मैस, सो इन फैक्टर्स को हमने देखते हुए लिखा, और थीटा 1 की डायरेक्शन वही है जो कि ओरिजिनली हमें गिवन थी। सो दिस इज अप्लाइड टॉर्क, and this applied torque is basically converted into change into some part is in J1 इस फैक्टर के साथ, इसी तरह से कुछ पार्ट B1 में इस फैक्टर के साथ, एंड रिमेनिंग फॉर J2। सो J2 के फैक्टर के साथ बेसिकली J2 का जो अब इनर्शिया है, नाउ दिस इनर्शिया इज नॉट ओनली J2 बट इट इज मल्टीप्लाइड बाय N1 over N2 स्केयर। सो गियर रेशो के जो सा वो स्केयर के साथ बेसिकली ये इनर्शिया मल्टीप्लाई हो के अब ये चेंज हो रहा है, दिस इज J2। और इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो B2 डैम्पर की जो डैम्पिंग है वो भी N1 over N2 स्केयर गियर रेशो के स्केयर के साथ कन्वर्ट होके एक नया डैम्पर ये बन रहा है। सो दैट्स हाउ इस इक्वेशन को हम सिंपली जो सा वो इस फॉर्म में एक सिंगल सिंप्लीफाइड जो इक्विवेलेंट मैकेनिकल नेटवर्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये बेसिकली अब हमारे पास फाइनल एक मैथमेटिकल मॉडल होगा फॉर अ गियर ट्रेन। सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन which is in the form of applied input torque tau and any of the output variable। यहाँ पे हमने थीटा 1 लिया है, सो इसी तरह से हम इस सारी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ थीटा 2 भी निकाल सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम इस पूरी गियर ट्रेन को मॉडल करेंगे, और इक्विवेलेंट मैकेनिकल नेटवर्क इसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो द मेन पॉइंट हेयर इज बेसिकली कि गियर ट्रेन से पहले वाला जो फैक्टर है वो गियर ट्रेन से इफेक्ट नहीं होता, और गियर ट्रेन के बाद वाला जो फैक्टर है वो बेसिकली गियर रेशो से इफेक्ट होगा।